ये कहावत में द बेटर विन सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और ये जाहिर करती है कि खेल में इंसाफ को हमेशा तरजीह दी जाती है, लेकिन हकीकत में अक्सर मुख्तलिफ नजर आता है। ज्यादातर खेलों में चीटिंग, बोचिंग और बाज औकात ढिठाई से भी चीटिंग होती है। इस वीडियो में हम आपके सामने 8 खिलाड़ियों को पेश कर रहे हैं जिनकी चीटिंग के तरीकों को बेनकाब किया गया। इस वीडियो में इन फुटबॉलर्स के बारे में भी बताया गया है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लाखों में फरोख्त हुए पोकर स्टार्स की घटिया ट्रिक्स और ओलंपियंस जिन्होंने मेडल्स के बारे में झूठ बोला। अगर आपने भी कभी खेलों में चीटिंग की है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एक सबसे बड़े स्कैंडल के साथ शुरू करते हैं जिसे दुनिया के सबसे बड़े खेलों के इवेंट ओलंपिक गेम्स में देखा गया। अगरचे बेशुमार टूर्नामेंट्स की वजह से इवेंट के दौरान इस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई, लेकिन 2012 लंदन में जो कुछ हुआ इसे भूल जाना मुश्किल था। ये ओलंपिक बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें चाइनीज, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया की वीमेन टीम्स ने एक चाल चली और वो मुबैना तौर पर जानबूझकर अपनी गेम हार गईं। अगर कोई ये सोच रहा है कि उन्होंने ये हरकत इस वजह से की कि वो जल्दी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं, तो वो गलत है। हकीकत में चाइनीज हायर राउंड में आसान मुखालिफ के साथ खेलना चाहते थे ताकि वो टूर्नामेंट जीत सकें, क्योंकि चाइनीज ग्रुप राउंड के दौरान ही मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके थे और उनको आहिस्ता आहिस्ता ये वाज़ेह होता जा रहा था कि उन्हें सख्त मुखालिफिन का सामना करना होगा। इसलिए उन्होंने बाकी ग्रुप गेम्स में खराब परफॉर्मेंस को तरजीह दी ताकि वो फेवरेट के खिलाफ न खेलें। उनकी अचानक खराब परफॉर्मेंस को शक से देखा गया, जिसकी वजह से आखिरकार चाइनीज टीम के खिलाफ तहकीकात शुरू हुई और कुछ खिलाड़ियों को ओलंपिक्स से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। इसके बाद हम एक ऐसे एथलीट की तरफ आते हैं जो फिजिकली एक्टिव न होने के बावजूद $multi-million के कारोबार में मुलव्वस है, जिसे ज्यादातर एक मुश्किल ज़हनी खेल के तौर पर देखा जाता है। अमरीकी पोकर स्टार माइक पोस्टल और एक फराड जिसने पोकर को 2019 से सस्पेंस में रखा हुआ है। माइक पोस्टल लंबे अरसे से एक बहुत बासलाहियत खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन लंबे अरसे से इसे इन इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है कि इसने बड़े टेलीविजन टूर्नामेंट में फ्रॉड किया है। 2018 में पोस्टल ने लाइव टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना शुरू किया, जहां वो ज्यादातर जाने माने पेशावर अफराद के साथ मेज पर बैठता था, जबकि इब्तिदाई तौर पर ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि वो सिर्फ जल्दी से आउट होने के काबिल है, लेकिन इसने सबको गलत साबित किया और महीनों तक हर मुखालिफ को पीछे छोड़ दिया, चाहे वो कितने ही अच्छे और मरूफ हों। ये तकरीबन ऐसा ही था जैसे पोस्टल नफसियाती हो। जब किसी और के पास बेहतर कार्ड्स होते थे तो वो हमेशा अपने कार्ड्स फेंक देता था, लेकिन इसके बरक्स वो हमेशा अपने राउंड जीत जाता था और इसलिए इसे शायद ही कभी खतरे से दो चार होना पड़ा। लेकिन जब पोस्टल ने एक ऐसे टूर्नामेंट में हिस्सा लिया जहां कैमरे नहीं थे और इस वजह से कोई भी बैरूनी खिलाड़ी तमाम खिलाड़ियों के कार्ड्स नहीं देख सकता था, तो वो अपनी गेम में काफी नीचे चला गया। इसलिए बहुत से लोगों को शक था कि पोस्टल पोकर में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो ऐसे साथियों के साथ काम करता था जो टीवी पर कार्ड्स देखते थे और इस तरह से अपने मुखालिफिन के बारे में मालूमात फराहम करते थे। जबकि ये इल्जामात अभी साबित होना बाकी हैं। पोस्टल हाल ही में दूसरे पोकर स्टार्स के खिलाफ एक मुकदमे में मुलव्वस था जिसमें इस पर लाखों डॉलर के फराड का इल्जाम लगाया गया था। जैसा कि मैंने कहा, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन चूंकि पोस्टल ने अब अपना करियर पास कर दिया है और कोई भी वकील अब इसका दिफा नहीं करना चाहता। छठे नंबर पर हम एक स्कीम के साथ कंटिन्यू करते हैं। 2000 में सिडनी में पैरालंपिक्स में स्पेनिश बास्केटबॉल टीम ने गोल्ड मेडल जीता। पूरे टूर्नामेंट में स्पेनिश प्लेयर्स ने शानदार खेल के साथ अपने मुखालिफिन को पीछे छोड़ दिया और वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बास्केटबॉल के चैंपियन बन गए। लेकिन कुछ मुबस्सरीन ने इसे इंतहाई मशकूक पाया कि बहुत से खिलाड़ियों ने इतनी हाई लेवल पर खेला कि वो प्रोफेशनल से भी मुकाबला कर सकते थे। इसके अलावा कुछ टीवी नाजरीन ने भी बहुत से खिलाड़ियों को पहचान लिया। इस तरह ये पैरा ओलंपिक की तारीख का सबसे बड़ा फराड था।
जिसमें 80% स्पेनिश प्लेयर्स ज़हनी तौर पर माजूर यानी मेंटली हैंडीकैप नहीं थे। वो सिर्फ टूर्नामेंट जीतने के लिए ड्रामा कर रहे थे। यहां तक कि इन खिलाड़ियों को उनके कोच ने फ्रॉड से बचने के लिए मामूल से थोड़ा आहिस्ता खेलने की हिदायत की थी। चूंकि इस वाकये ने न सिर्फ अच्छे अखलाक की खिलाफ वर्जी की बल्कि तमाम मुखालिफिन को फेयर कंपटीशन से भी महरूम कर दिया। इस वजह से स्पेन को नाअहल करार दे दिया गया और तमाम प्लेयर्स को अपने मेडल वापस करने पड़े। इसके अलावा स्पेनिश बास्केटबॉल फेडरेशन को भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ा और टूर्नामेंट की तैयारी के लिए मिलने वाली सरकारी ग्रांट को भी वापस करने का हुक्म दिया गया। 5वें नंबर पर ओलंपिक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम 1984 और लॉस एंजलिस गेम्स के टाइम में वापस जाएंगे। इस एडिशन में भी फ्रॉड की एक दिलचस्प कोशिश की गई थी, जिसके बारे में आज तक कहानियां सुनाई जाती हैं। ये पुएर्टो रिकन की एथलीट मेडलिन डी जेसस के बारे में है, जिसने लॉन्ग जंप और 4x400 मीटर रिले में अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। जब डी जेसस ने लॉन्ग जंप के इब्तिदाई राउंड्स में से एक में गलत पांव उतारा तो वो इतनी बुरी तरह जख्मी हो गईं कि वो आगे ना बढ़ सकें। लेकिन हार मानने के बजाय उसने एक ऐसा तरीका निकाला जो पूरी दुनिया में चला गया। मेडलिन डी जेसस के साथ गेम्स के दौरान उसकी जुड़वां बहन मार्गरेट भी थी, जो बिल्कुल इस जैसी थी। जब मेडलिन जख्मी हो गई, मार्गरेट तेजी से अंदर गई और चेंज करके अपनी बहन की जगह ले ली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अगरचे इस धोखे का कुछ राउंड तक पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे पोर्टो रिको फाइनल राउंड के करीब आता गया, उनके अपने कोच को शक हुआ और आखिरकार धोखे का पता चल गया। नतीजे के तौर पर उसने पूरी टीम की शिरकत वापस ले ली और इन सिस्टर्स पर तमाम ओलंपिक गेम्स से ताहियात पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद हम एक साबिक एथलीट की तरफ आते हैं जो, अगरचे वो अब एक एथलीट के तौर पर एक्टिव नहीं है, कहा जाता है कि वो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रॉड के एक बड़े स्कैंडल में मुलव्वस था। हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसे बहुत से लोग अब तक के सबसे बड़े जर्मन फुटबॉलर के तौर पर देखते हैं। वो खिलाड़ी और कोच दोनों के तौर पर नाकाबिल यकीन कामयाबी हासिल करने के काबिल था, फ्रांस बेकनबाउर, जिसे एम्परर भी कहा जाता है। अपनी खेलों में कामयाबी के अलावा बेकनबाउर एक लंबे अरसे तक बतौर ऑफिशियल और सबसे बढ़कर DFB के सफीर के तौर पर भी काम किया, जिसने उन्हें जर्मन फुटबॉल की अहम तरीन शख्सियत में से एक बना दिया। इस तरह उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 2006 का वर्ल्ड कप जर्मनी में मुनक़िद करवाने में अहम किरदार अदा किया और इस तरह जर्मनी ने दुनिया में इंतहाई मुस्बत इमेज हासिल किया। ताहम कई सालों बाद ये पता चला कि फीफा के मुतअद्दिद ओहदेदारों और मैनेजर्स ने रिश्वत देकर जर्मनी में वर्ल्ड कप करवाया। मुबैना तौर पर इन लोगों में जो फीफा की मैनेजमेंट से रिश्वत की लेन देन में मुलव्वस थे, इनमें एक फ्रांस बेकनबाउर था, जो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मिलियन स्विस फ्रांक की गैर कानूनी अदायगियों में मुलव्वस था, जिसकी वजह से बिलाखिर जर्मनी में वर्ल्ड कप का इनेकाद हुआ था। जब से ये इल्जामात मंजर आम पर आए हैं, बेकनबाउर को बाकायदगी से अदालती कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा और अब वो मुकम्मल तौर पर तन्हाई में रहते हैं और अवाम में नजर नहीं आते। इस हकीकत के अलावा बेकनबाउर आज भी जर्मन फुटबॉल के सबसे अहम लोगों में से एक है। इसके बाद हम एक स्कैम की तरफ आते हैं जो डायरेक्टली एथलीट्स के जरिए नहीं किया गया था, लेकिन इसका इस दौर के चंद बेहतरीन फुटबॉलर्स पर बड़ा असर पड़ा है। ये स्कैंडल आज भी कीलसियोपली के नाम से जाना जाता है और उसने 2006 में इतालवी फुटबॉल को मुकम्मल तौर पर हिलाकर रख दिया था। इस साल ये बात सामने आई कि जुवेंटस के जनरल डायरेक्टर टूरेन लुसियानो मोगी ने बड़े पैमाने पर मखसूस सीरी ए गेम्स के लिए रेफरीज की तकसीम में हीरा फेरी की। उसने इस बात को यकीनी बनाया कि रेफरीज ने इनफरादी खेलों में इतने येलो कार्ड्स दिए कि टॉप प्लेयर्स जुवेंटस के खिलाफ बाद के खेलों में पाबंदी आयद कर दी गई। उसने रेफरीज को रोलेक्स घड़ियां और फरारी गाड़ियां खरीदने के लिए दी थीं। ताहम ये स्कैंडल कुछ अरसे बाद फोन कॉल्स के जरिए बेनकाब हुआ, जिसकी वजह से मोगी पर फुटबॉल ऑफिशियल के तौर पर ताहियात पाबंदी आयद कर दी गई। ताहम जुवेंटस का नतीजा बहुत खराब था। टॉप टीम, जिसने अभी अभी दोबारा चैंपियनशिप जीती थी,
और फैबियो एओर बफोन जैसे इटालियन आलमी चैंपियन को जबरी तौर पर दूसरे डिवीजन में जाने और भारी जुर्माने की सजा दी गई। अगर आप खेलों में धोखा देना चाहते हैं तो आपको 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक बार धोखा देने के बाद एक उम्मीद अफजा करियर बहुत ही कम वक्त में खत्म हो जाता है। रूसी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब वो 2010 में डोपिंग की मुजरिम पाई गई। इस वक्त तक एना को शायद दुनिया की प्रॉमिसिंग 1500 मीटर रनर समझा जाता था और अपने नौजवान करियर में वो पहले ही मुतअद्दिद नेशनल टाइटल्स के साथ साथ 2009 की यूरोपीय इंडोर चैंपियनशिप का टाइटल भी जीत चुकी थी। ताहम जब ये बात सामने आई कि वो बाकायदगी से डोपिंग करती रही हैं, तो उनसे न सिर्फ साबिका तमाम टाइटल छीन लिए गए बल्कि वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने इन पर 3 माह की पाबंदी भी आयद कर दी। अगरचे इसके बाद इसे दोबारा मुकाबला करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन वो अपनी पुरानी फॉर्म में वापस ना आ सकी। इस वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसा स्कैंडल दिखाते हैं जो कभी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस खेल में इतने ज्यादा कैमरे इस्तेमाल किए जाते हैं कि गलतियों को देखा जा सके। ये हम डॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं और शायद इस खेल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी फिल द पावर टेलर अपने करियर में न सिर्फ नाकाबिल यकीन 16 आलमी चैंपियनशिप जीतने में कामयाब रहे, बल्कि उन्हें हमेशा एक बिल्कुल मुंसिफाना खिलाड़ी भी समझा जाता था, जो बाहर के लोगों के खिलाफ तल्ख शिकस्तों में भी हमेशा मुंसिफाना रहा। ताहम 2013 में एक टूर्नामेंट में उसने एक छोटा सा धोखा किया जिसकी इससे इस तरह तवक्को नहीं थी। नाम निहाद 501 पॉइंट लेग को मुकम्मल करने के लिए टेलर को सिर्फ डबल 12 के मैदान में उतरना था। अगरचे एम्पायर पक के दाएं तरफ खड़ा था और इसे टेलर को मैदान से बाहर होते देखना चाहिए था, इसने टेलर को लेग का विनर करार दिया। आमतौर पर डॉट्स खिलाड़ी इस मकाम पर रेफरी को बताते हैं कि वो हार गया है, लेकिन इस मामले में टेलर ने गिफ्ट कबूल किया और दिखावा किया कि कुछ नहीं हुआ। अगरचे इससे ज्यादा घिनौने स्कैम्स भी होते हैं, ताहम टेलर ने इस सूरत हाल में हमदर्दी खो दी। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने कौन सी कहानी सबसे ज्यादा एंजॉय की, और उस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है तो। हर हफ्ते मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको अगली बार यहाँ गुड टू नो में मिलते हैं।